हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज के सेट सी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिसाइल हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/8। एक मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल फायर्ड एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। अगर हम 10 मिसाइल टारगेट करते हैं, 10 मिसाइल टारगेट करते हैं, यानी एन की वैल्यू हो गई 10, तो कम से कम 2 जो है वो टारगेट को हिट करेंगी। तो पहले P की वैल्यू अगर 1/8 है तो Q की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू हो जाएगी 7/8। अभी कह रहा है कि एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है P3, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 सारा निकालना है। तो ये ना निकाल कर हम ये कर सकते हैं कि 1 में से हम Px इक्वल्स टू 0 और 1 को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप x इक्वल्स टू 0 के लिए निकालोगे, क्योंकि आपके पास कितने हैं 10 मिसाइल्स हैं। तो 10C0 और टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो इसकी पावर तो 0 आ जाएगी और 7/8 की पावर 10 प्लस 10C1 1/8 की पावर 1 और 7/8 की पावर 9। इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये कर सकते हैं 7/8 की पावर इसमें से कॉमन निकाल दो। 7/8 की पावर 9 कॉमन निकालो। 10C0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से 7/8 एक बार बचेगा। 10C1 10 होता है और यहाँ से बचेगा आपके पास 1/8, तो 10/8 ही लिख देते हैं सीधा, क्योंकि ये तो आपका कॉमन आ गया। 10 + 7 17/8। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करके आता है आपके पास 0.6389, केवल ये वाला जो पार्ट है 0.6389, और 1 में से इसको माइनस करोगे तो 0.3611। तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कहता है भाई x इज ए बाइनोमियल वेरिएबल सच दैट 2 times of px equals to 2 equals to this and mean of x is known to be 10/3। मीन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो मीन अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है, मीन का मतलब होता है n इंटू में p। इसकी वैल्यू होगी आपके पास 10/3। देन व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट x एज्यूम एट मोस्ट द वैल्यू 2। तो पहले हमें यहाँ से सॉल्व करके इसके पहले n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि 2 times of px इक्वल्स टू 2, मतलब 2 इंटू में nc2 और p की पावर 2 q की पावर n-2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा p nc3 p की पावर 3 और q की पावर n-3। अब यहाँ से हमारे पास n है नहीं, तो n की जगह पर चलो ऐसे रहने दो, इसको लिखो आप n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल p की पावर 2 और q की पावर n/में q की पावर 2, ऐसे लिख देते हैं। इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल p की पावर 3 और q की पावर n/में q की पावर 3। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है। q की पावर n से q की पावर n कैंसिल कर दो, p स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो और q स्क्वायर से ये भी कैंसिल करो। अब आपके पास ये n-3 और 3 फैक्टोरियल है, इसको ले आओ ऊपर आप। तो n-3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ n-3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 3 इंटू में 2। n-2 को लिखेंगे n-2, फिर एक कम करेंगे तो n-3 फैक्टोरियल, इधर से रह गया p/में q। और ये जो q होता है ये भी 1 - p के बराबर होता है, तो इसको आप 1 - p लिख सकते हैं। इस q की जगह पर 1 - p लिख दो।
तो अब यहाँ से n-3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 6p, p को यहाँ करेंगे तो np माइनस 2, ये n भी तो कटना चाहिए हमारा, चलो pn माइनस 2p, pn की वैल्यू हमें दे रखी है 10/3, तो इसकी जगह 10/3 पुट करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो ये बनेगा -4p, ये 10/3 और ये 6 इधर आ जाएगा -6, 3 6 18, 18 में से माइनस करेंगे तो 8/3, -4 से कैंसिल करेंगे तो p की वैल्यू आ गई 2/3, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, n 5 आ गया, p की वैल्यू 2/3 आ गई। अब ये पूछता है कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x एज्यूम एट मोस्ट द वैल्यू x इक्वल्स टू 2, यानी p x लेस देन इक्वल्स टू 2 आपको फाइंड करना है। तो इसके अंदर p0, p1 और p2 आपको फाइंड करना है। तो p0 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, क्योंकि n कितना है, n यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आएगा 5c0 और p यानी 2/3, 2/3 की पावर 0, अगर p 2/3 आएगा तो q की वैल्यू 1/3 आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 की पावर 5। यहाँ करेंगे 5c1 2/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर 4, फिर 5c2 2/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5c0 ये 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो जाता है 243 के बराबर, तो ये आएगा 1/243। 5c1 5 हो गया, 5 2 10, 10/243 आएगा नीचे। तो 5c2 की वैल्यू होती है 10 और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, 10 4 40, नीचे यही रहेगा, तो 40 50 और 1 51, यानी 51/343। तो ऑप्शन में ये नहीं है, 3 से कट जाएगा, 17 पे नहीं कटेगा 3 से, तो 243 ना कि 343, तो 3 8 24, 3 एकम 3, 17/81, 17/81, तो सेकंड का ऑप्शन बनता है हमारे पास बी। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कहता है एज्यूमिंग दैट 1/3 of the population tea drinks and each of 1000 enumerators takes a sample of 8 individual to find out whether they are tea drinker or not। जो टी ड्रिंकर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, एज्यूमिंग दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पी हो गया 1/3, तो क्यू आ गया 2/3 और 8 लोगों के सैंपल लिए गए, तो एन की वैल्यू हो गई 8। तो हाउ मेनी एम्यूनेटर आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 5 और मोर पीपल आर टी ड्रिंकर, 5 या उससे ज़्यादा लोग जो हैं टी ड्रिंकर हैं। तो 5 या उससे ज़्यादा का मतलब आ गया x इक्वल्स टू 5 6 7 एंड 8, ये फाइंड करना आपको। अब ये फाइंड करने के लिए वही फार्मूला आप लगाएंगे, 8c5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 3, फिर 8c6 1/3 की पावर 6 2/3 की पावर 2, 8c7 1/3 की पावर 7 2/3 की पावर 1, फिर आएगा 8c8 और 1/3 की पावर 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो 3 की पावर, तो नीचे देखो 3 की पावर 5 इधर है, 3 की पावर 3 इधर है, यहाँ पर 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 2 है, तो हर जगह 3 की पावर 8 बनेगा डिनोमिनेटर में, तो उसको तो आप कॉमन निकाल दो। 8c5 बचेगा यहाँ पर,
यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, इधर से 8C6 बचेगा, इधर 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 2 की पावर 2 बचेगा, इधर से 8C7 और 2 बचेगा, इधर से 8C8 और कुछ नहीं बचेगा। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब वैल्यूज़ में आपको 3 की पावर 8 भी सॉल्व भी किया हुआ है, तो 3 की पावर 8 सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली तो ये कटेगा नहीं, चलो बाद में देखते हैं इसे। 8C5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 8 7 जा 56, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 के बराबर, 8 7 6 यानी 8 7 जा 56, 2 की पावर 3 हो गया 8, 8C6 इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा हमारे पास 28 इंटू में 4, 8C8 ये बनेगा 8 इंटू में 2 और फिर आ जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास बन रहा है 577 अपॉन 3 की पावर 8। अब ये तो निकाला सैंपल का, अब टोटल हमारे पास जो पॉपुलेशन थी उसमें मतलब टोटल कितने लोग थे हमारे पास, एमिनरेटर थे 1000। तो इन सब के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो इसको जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकली है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो अगर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू बनती है 87.94। तो 87.94 नहीं है तो उसके क्लोज वैल्यू आपके पास 88 है, तो आंसर बन जाएगा आपका 88। Question number 4. If a random variable x follows binomial distribution with mean as 5 and satisfying the condition, this what is the value of px greater than equals to 1 and px greater than 0? तो अब यहाँ से हमें इसको डिवाइड करना है। तो मीन की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, मीन मतलब वही n इंटू में p, इसकी वैल्यू आपको 5 दी हुई है और कंडीशन हमारे पास ये है 10 इंटू में पी एक्स इक्वल्स टू 0 यानी NC0 p की पावर 0 q की पावर n इज इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू 1 मतलब NC1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 10, NC0 1 होता है, ये 1 हो गया, q की पावर n, NC1 n आ गया, यहाँ पर p आ गया और q की पावर n माइनस 1 को आप ऐसे लिख दो q की पावर n अपॉन q, तो q की पावर n से ये कैंसिल हो गया। n p की वैल्यू आपको दे रखी है 5, यहाँ पर 5 पुट कर दो तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। q अगर 1/2 है तो p भी 1/2 आ जाएगा और p की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो n की वैल्यू आ गई 10। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर दैन 0। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले पी एक्स इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस पर क्या आएगी। तो आपके पास n आया 10, तो ये बना 10C0। p की वैल्यू हमारे पास है, p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू भी 1/2, सीधा 1/2 की पावर 10 कर देते हैं। तो 10C0 हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर और ये आ जाएगा आपके पास 1024। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.0009765, 0.0009765। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर दैन 0, यानी इसमें से सिर्फ इसने 0 को छोड़ दिया है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से भी बड़ी है या उसके बराबर है। तो यानी 1 से लेकर हम आगे जितनी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ 0 को छोड़ना है हमें। तो 0 को छोड़ना है तो इसका मतलब आ गया 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 और इसकी वैल्यू आपके पास ये है 0.0009765। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5, 9 में से 6 3, 9 में से 7, 9 में से 9 0, फिर यहाँ पर बचेगा 999।
तो 0.9990235 यानी आपके पास ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सी हमारा आंसर बनेगा 0.99। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आउट ऑफ 128 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच, 128 परिवार हैं, उसके अंदर से 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 4 है, तो n की वैल्यू 4 लेनी है, 128 नहीं। 128 होगा पूरी पॉपुलेशन का टोटल, उसको बाद में जो भी आंसर आएगा 128 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो n की वैल्यू आ गई 4 आपके पास। अगर बॉय हो या गर्ल होगा, दोनों केस में जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 रहेगी। तो कह रहा है कि भाई कम से कम एक बॉय और एक गर्ल हो। एक बॉय एक गर्ल होने का मतलब है कि भाई एक बॉय और 3 गर्ल्स, 2 बॉय 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, ये केस हो सकते हैं। इनमें सभी सिचुएशन में क्या होगा कि एक बॉय और एक गर्ल तो होगा ही होगा, यानी x = 1, 2 और 3 निकालना है, यानी 0 और 4 नहीं निकालना। 0 और 4 में क्या होगा, या तो चारों गर्ल्स हो जाएंगी या चारों बॉयज़ हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आप निकालो 4c1, 1/2 की पावर 4 कर देते हैं सीधा, ये दोनों बराबर ही हैं। 4c2, 1/2 की पावर 4, फिर 4c3, 1/2 की पावर 4। 4c1 हो गया 4, 1/2 की पावर 4 आप कॉमन निकाल दो। 4c2 हो गया 6 और 4c3 हो गया 4। तो 4 4 8 और 6 14 और 2 की पावर 4 हो गया 16। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपको टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बतानी है, तो 128 को इससे मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से। 16 8 128, 14 8 112, तो 112 फैमिली जाएंगी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कहता है इन 10 इंडिपेंडेंट रोलिंग ऑफ ए बायस डाई, एक डाई को हम 10 बार थ्रो कर रहे हैं, तो n की वैल्यू आ गई 10। अब यहां पर कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर 5 टाइम्स, इवन नंबर के 5 बार आने की जो प्रोबेबिलिटी है किसके बराबर है, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर 4 टाइम्स। ये आपको दिया हुआ है, n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 10c5, p की पावर 5, q की पावर भी 5 आ जाएगी, 10c4, p की पावर 4 और q की पावर 6। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे 10 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फार्मूला, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, p की पावर 5, 4 यहाँ से कटेगा, यहाँ पर p की पावर 1 बचेगी, q की पावर 5 यहाँ पर कटेगी, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 10 फैक्टोरियल, 10 - 4 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू में q। तो ये सारा सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू बन जाएगी p = 5/3q। अब ये जो q है, इस q की जगह आप लिख सकते हो 1 - p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3p = 5 - 5p, तो आ जाएगा 8p = 5, तो p की वैल्यू बनेगी 5/8। p अगर 5/8 आ गया तो q बनेगा 3/8। तो p और q तो हमें पता चल गया क्या क्या आ रहा है। अब कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर ट्वाइस। अब इवन नंबर 2 बार अगर आता है, कब, जब हम डाई को 8 बार रोल करते हैं, तो यहाँ पर n चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर वही रहेगी, बस n चेंज करना है आपको। तो ये बना 8c2, तो 5/8 की पावर 2 और 3/8 की पावर 6। इसको पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.0341, तो 0.03041। तो ऑप्शन आपके पास 6 का आ जाएगा ए। Question number 7. If a binomial distribution is fitted to the following data, then the sum of the expected frequency for x = 3 and 4, x = 2, 3 और 4 बस आपको इसकी निकालनी है।
तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर मीन निकालते हैं पहले तो, ठीक है। मीन निकालते हैं और पहले आप मीन निकालो। मीन आ गया 0 इंटू 16, 0 आ गया, 1 इंटू 25, 2 इंटू 32, 17 इंटू 3, 4 इंटू में 10। तो ये मीन आपके पास बनेगा कितना, 1.8, 180, 5 4 9 और 1 10, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 1 18। ये तो आ गया आपके पास टोटल। और जब मीन निकालेंगे तो इसको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका जो टोटल आप करेंगे तो टोटल इसका दे रखा है आई थिंक 100। तो 100 से आपको इसको डिवाइड और कर देना है। तो मीन तो हमने निकाल लिया इसका 1.8। अब n इंटू में p अगर हम करते हैं, n इंटू में p करते हैं तो ये मीन के बराबर होता है। n आपको दे रखा है यहाँ पर 5, ठीक है, 5 आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, n की जगह 5 दे रखा है, और p मीन हमने निकाला 1.8, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1.8 अपॉन में 5, यह आ जाएगा 0.36। तो मीन की वैल्यू आ गई आपके पास 0.36। और अगर हम q निकालेंगे तो q 1 में से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 0.64। अब आपसे पूछा है इसने अगर पी एक्स इक्वल्स टू 2, 3 और 4, इसकी आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 2 की अगर आप निकालोगे तो x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू आएगी आपके पास, n आपके पास आ गया कितना, n आ गया 5, C2 और 0.36 की पावर 2, 0.64 की पावर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके वैल्यू बनती है 0.3397। फिर आप निकालना पी एक्स इक्वल्स टू 3, इसमें आ जाएगा 5C3, 0.36 की पावर 3, 0.64 की पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो इससे वैल्यू बनती है आपकी 0.1911। फिर निकालो आप पी एक्स इक्वल्स टू 4, 5C4, 0.36 की पावर 4, 0.64 की पावर 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू बनी हमारे पास 4 की इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दे रखा तो ये आ जाएगा 5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 5C4 का मतलब तो 5 आ गया, 5 इंटू 0.64 इंटू 0.36, 0.36, 0.36, 0.36, तो ये वैल्यू आ रही है 0.05। इसको सारे को सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 0.0537। ठीक है, ये चारों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हमें यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज फिटेड टू द फॉलोइंग डाटा, सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, देखो किस किस की वैल्यू आप निकालो। पहले आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, जितना हमारे पास n होता है, n 100 है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी n इंटू में px। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 33.97, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 34 आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 19.11 यानी 19 हो गया। इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 5.37, मतलब आ गया आपके पास 5। इन सब का सम करो, 9 और 4 13, 5 18,
3 4 5 58। तो हमारे पास सेवन्थ का आंसर बनेगा ए यानी 58। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक्स फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 60 एंड ग्रेटर देन 50। यानी एक्स की वैल्यू अगर 50 से बड़ी है और 60 से छोटी है या इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको x की जो वैल्यू दे रखी है इसको कन्वर्ट कर लो z में, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज़ करना है। तो आप z में कन्वर्ट अगर करते हैं, अगर z का फार्मूला होता है हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर x की वैल्यू 50 है, म्यू तो आपका 50 रहेगा, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 60 है तो ये आ जाएगा आपके पास 1। यानी हमें इन टर्म ऑफ z अगर हम लिखते हैं तो हमें वैल्यू निकालनी होगी 0 to 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.3414। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी z टेबल से। अब हमें यहाँ पर इसको फाइंड जो करना है हमें, और फाइंड करने के लिए कह रहा है कि भाई पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 60 बाय पी ग्रेटर देन 50। तो ये फाइंड करने का मतलब है कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी पी एक्स 50 से लेकर 60 तक एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 50। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाली 0.3414 और पी एक्स इक्वल्स टू 50 पर वैल्यू होती है हमारी 0.5। तो यहाँ पर 0.5 से अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6828। नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है एक्स इज ए पॉइजन वेरिएट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। तो कंडीशन आपके पास ये है 9p 9 e की पावर माइनस m फिर m की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 90 इंटू पी एक्स इक्वल्स टू 6 यानी e की पावर माइनस m की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू 2 यानी e की पावर माइनस m की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब m की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम देखते हैं आगे की क्या निकालना है। तो e की पावर माइनस m कॉमन निकाल दो, e की पावर माइनस m हम कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से। आपके पास बचा यहाँ से m की पावर 2 भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से रह गया 9 m की पावर 2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 3 और 2 प्लस 90 m की पावर इधर रह गया 4 अपॉन में 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस m स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर m स्क्वायर और e की पावर माइनस m ये दोनों तो हो गए कैंसिल। यहाँ से आपने ये निकाल दिया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और ये वाला 2 ये भी कैंसिल कर दो, कॉमन ये भी निकल गया। यहाँ से 90 है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 15 6 90, 6 से करा हमने इसको, फिर 5 दिए 15, ये हो गया। आपके पास बचा यहाँ पर 3m स्क्वायर अपॉन 4 प्लस m की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तीन और एक 4, 4m स्क्वायर, एलसीएम लेके 4 इधर चला जाएगा तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, तो m की वैल्यू आ गई 1। तो m 1 आ गया तो आपको निकालना है पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि लेस कितना हो सकता है, बस 0 तक ही जा सकता है और 1 भी लेना है आपको। तो e की पावर माइनस m फिर 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल
फिर e की पावर -1, 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, e की पावर -1, e की पावर -1 यानी 2 टाइम्स ऑफ e की पावर -1 यानी 2 अपॉन में e। अब यहाँ पर वैल्यूज़ में दे रखा है आपको आंसर, तो e की जो वैल्यू है वो पुट करोगे 0.71828 271, e की वैल्यू होती है 2.71 2.71828 और इससे अगर हम इसको डिवाइड करने में जाएंगे तो ये वैल्यू 0.73575। तो ये हमारा आंसर बनेगा 0.7358। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है कि x फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 50 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 0। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको इसने दे रखा है 50। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। और यहाँ पर क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है √m के बराबर और मीन हो जाता है m। स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा m अपॉन में m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, एक इससे कैंसिल, तो m की वैल्यू आपको मिल गई 4। तो m तो हमारा निकल गया। अब उसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है p x ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x ग्रेटर देन 1 बहुत सारा हो सकता है, तो हम वो सारा ना निकाल के 1 माइनस p0 और p1 को माइनस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो वैल्यू पुट m की वैल्यू तो हमारे पास आई गई है 1 माइनस e की पावर माइनस m की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल e की पावर -4, 4 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। e की पावर -4 कॉमन निकाल दो, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो गया। जो e की पावर 4 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5 अपॉन में, ये आ गया 0. e की जो वैल्यू होती है 2.71828, इसकी पावर 4 कर देना, इसकी पावर 4 करके 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.0915 और 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.9085। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 निकालने के लिए 1 में से 0 को माइनस कर दो, तो 1 माइनस, अब पी एक्स इक्वल्स टू 0 की वैल्यू ये आएगी, यहाँ पर ये सारा 1 था यानी e की पावर -4 आएगा बस। तो e की पावर -4 और इसको अपॉन में लिखोगे तो 1 - 1 अपॉन e की पावर 4, तो 1 माइनस 2.71828 की पावर 4। इस बार 1 को डिवाइड करके फिर माइनस करोगे तो वैल्यू इसकी बन रही है 0.981685। अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ से वैल्यू आई थी 0.9085, वहाँ से वैल्यू आई है 0.981685। तो डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ जाएगी 0.9354। तो 0.9354
ऑप्शन सी के ही क्लोज है और किसी के क्लोज नहीं है, तो सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। बाकी ये वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी होगी वो यूज़ करना, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आंसर हो सकता है कि आपका और क्लोज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहता है कि एक रिनोड हॉस्पिटल यूजुअली एडमिट 200 पेशेंट एवरी डे। 1% पेशेंट ऑन एन एवरेज रिक्वायर स्पेशल रूम फैसिलिटीज़। No one particular morning it was found that on one particular morning it was found that only one special room is available. So what is the probability that more than 3 patient would require special room facilities? तो अब यहाँ पर जो n हो गया आपके पास, वो तो हो गया आपके पास 200 पेशेंट हो गए, और प्रोबेबिलिटी है जिसको स्पेशल रूम की रिक्वायरमेंट होती है वो 1% है। तो 1% मतलब 0.01, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, m निकल गया। अब उसके बाद आपको इसने दिया, इट वाज फाउंड दैट ऑन वन पर्टिकुलर मॉर्निंग इट वाज फाउंड दैट ओनली वन स्पेशल रूम इज़ अवेलेबल। एक स्पेशल रूम अवेलेबल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 पेशेंट, तो मोर देन 3 पेशेंट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 निकालने के लिए आप निकालो 1 माइनस P0 P1 P2 और P3, ये सारा निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर आप निकालते हो तो e की पावर माइनस m तो सभी के अंदर आएगा, तो e की पावर -2 को मैं सीधा बाहर ही कर देता हूँ। उसके बाद होता है फिर m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा। तो जब भी ज़्यादा दे रखी हो ना आपको, तो इसी तरीके से लिख दो, आसान पड़ेगा। ये 1/e की पावर 2 आ गया, ये 1 आ गया, 1 + 2 3 और यहाँ से 2 आएगा, 3 और 2 5 और यहाँ से आएगा 8/6 यानी 4/3, 5 से 15 और 4 19 और 3 इंटू में e की पावर 2, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करके e की वैल्यू आपके पास 2.7187 है ही, उसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 0.85712। 1 में से इसकी वैल्यू आई है, इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 में से माइनस करके आपके पास आ रहा है 0.1428। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बनेगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कार हायर फर्म्स हैज 2 कार्स, 2 कार हैं उसके पास, विच इज हायर्ड आउट एवरी डे। द नंबर ऑफ डिमांड्स पर डे फॉर ए कार फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1.20। मीन आपको दे दिया इसने 1.20। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज। डिमांड रिफ्यूज़ तब होगी जब 2 से ज़्यादा डिमांड आएगी कार की, यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन 2 की। तो ग्रेटर देन 2 निकालने के लिए 1 में से आप माइनस करेंगे P0 को, P1 को या P2 को। तो 1 माइनस वही e की पावर माइनस m सभी के अंदर आएगा, तो e की पावर -1.20 सभी के अंदर आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1.2 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 1.2 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस। अब इसको आप लिख लो, क्योंकि पावर आपको प्लस में दे रखी है उसकी वैल्यू, तो इसको आप ऐसे नीचे ला के लिख लो, e की पावर 1.20, ये 1.20 की पावर 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। ये 1.2 की पावर 1 1.2 आएगा। ये 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3.32 और इन सबको आप प्लस करोगे तो आएगा 2, 7 + 2 9 और 2.92।
अब 2.92 को आप डिवाइड करो, 2.92 को डिवाइड करो आप 3.32 से, तो यार 0.8795 माइनस करोगे तो 0.1205, यानी आंसर आएगा इसका आपका सी। तो 12th का जो ऑप्शन है वो बनेगा आपके पास सी। बुक में दे रखा है डी, तो वो गलत दे रखा है आपको। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब 13 में आपको निकालना है यहाँ पर पॉइजन वेरिएट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिटेड लाइन आपको दे रखी है। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर x इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। तो 0, 1 और 2 की आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि इसका मीन निकालते हैं। अब मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही इनको मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 76, 0 आ गया, यहाँ से 74, 29 2 जा 58, 17 3 जा 51, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास यहाँ पर, n की वैल्यू इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 9 19 7 26 और 4 30, 3 7 10 था 17 17 और 3 20, यानी 200। इनका टोटल आप करेंगे तो इनका टोटल भी आपके पास 200 के बराबर ही आ रहा है। इनका टोटल भी 200 के बराबर आ रहा है। तो मीन तो निकल गया आपका 1। ठीक है, अब उसके बाद आप निकालेंगे पी एक्स इक्वल्स टू किस किस का हमें चाहिए, 0 1 और 2 का। पी एक्स इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकालते हैं तो e की पावर -1, 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 1/e। अब 1/e का मतलब हो गया 0.3679, 0.3679। फिर आपको निकालना है x इक्वल्स टू 1 का, तो e की पावर -1, 1 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो e की पावर -1 यानी 1/e आएगा, तो इसकी भी वैल्यू यही आ जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए x इक्वल्स टू 2, तो e की पावर -1, 1 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 1 में 2e, यानी 0.3679 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन रही है 0.1839। अब इसके बाद आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकालने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन थे 200, तो n इंटू में fx निकालेंगे। तो 200 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 74, इसकी भी सेम आएगी और इसकी आ जाएगी 37। इनका आप टोटल कर लेंगे 74, 74 और 37, इनका टोटल आ जाएगा आपके पास 185। तो ऑप्शन में आपके पास 184 है, तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ निकालने में हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में कहता था नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर इन ए लोकेलिटी फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एवरेज 2। एवरेज 2 दे रखी है, यानी m की वैल्यू 2 होगी। आउट ऑफ 500 टैक्सी ड्राइवर ऑफ दैट एरिया व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट इन ए ईयर। एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट मतलब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। तो ये ना निकाल के हम 1 में से फिर वैसे ही माइनस करेंगे, P0 को माइनस कर देंगे, P1 को और P2 को, वो e की पावर -m सभी के अंदर आएगा, तो 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये 1 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आया। और e की पावर 2 की वैल्यू यानी 2.718, 828 की पावर 2 करेंगे, 5 को इससे डिवाइड करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.3233।
अब आपको नंबर ऑफ ड्राइवर्स बताने, तो टोटल जो ड्राइवर थे वो थे 500। 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 161.65। तो नंबर ऑफ ड्राइवर को आप कंप्लीट कर दो, यानी 162। तो 162, 14 का आंसर बनेगा ए। 15th में कहता है इन ए सैंपल ऑफ 800 स्टूडेंट द मीन वेट एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट आर फाउंड टू बी 50 kg एंड 20 kg। मीन वेट आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है। ऑन द एजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग बिटवीन 46 kg टू 62 kg। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 46 kg से लेकर 62 kg तक के स्टूडेंट्स की। गिवन एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन Z0 टू Z2.20 और 0 से लेकर 0.20 तक की वैल्यू ये है, एंड एरिया बिटवीन 0 से लेकर 0.60 तक का एरिया ये है। तो इसको आप कन्वर्ट कर दो, नॉर्मलिटी का कंसेप्ट यूज़ करना है तो इसको आप कन्वर्ट करो Z में। तो Z में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x की वैल्यू अगर हम मीन की वैल्यू आपके पास 50 है ना, तो यहाँ पर 50, तो यहाँ पर मीन की जगह आपको रखना है 50, सॉरी x की जगह रखना है 46, मीन की जगह 50 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 62। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है -0.2, और जो दूसरी वाली वैल्यूज है 62 यहाँ पर पुट करते हैं। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू बनती है हमारे पास 0.6, यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है -0.2 से लेकर 0.6 तक की। तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ लो, क्योंकि जो वैल्यू हमें दे रखी है उसमें 0.20 तक की वैल्यू है। तो 0.20 से लेकर 0 तक प्लस 0 से लेकर 0.6 तक। अब 0 से लेकर आप -0.2 तक की निकालो या 0 से +0.2 तक की निकालो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है तो वैल्यू बराबर ही होती है। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये इसी की जगह आप यूज़ कर सकते हो 0.0793, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2257। इन दोनों को कर देते हैं ऐड, आपके पास आ गया 0.3049। अब टोटल आपके पास सैंपल के अंदर 800 स्टूडेंट थे, तो 800 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 800 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती है 243.92, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन गई इसकी 244। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर कहता है द सैलरी ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री इज नोन टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एवरेज सैलरी ऑफ ₹10,000, यानी मीन आपको 10,000 दे दिया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2,000। If 50 workers receive salary more than ₹14,000, यानी हमें जो सैलरी 14,000 से जो ज़्यादा वर्कर हैं वो 50 वर्कर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको निकालने हैं। तो पहले आप ग्रेटर देन 14,000 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब x की वैल्यू अगर 14,000 है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 14,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000। तो 14 माइनस 4 आ जाएगा, 4 यानी 2 आ गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है z ग्रेटर देन 2 की। अब z ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि मतलब -∞ से लेकर 2 तक की 2 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू आ गई। तो उसमें से हम क्या करते हैं, तो 0 पॉइंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास सेंटर में वैल्यू होती है 0.50, उसमें से
आप 0 से लेकर 2 तक की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कर दो आप माइनस। 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी को कर दो माइनस, क्योंकि यहाँ पर मोर देन का साइन है। अगर यहाँ लेस देन का साइन होता तो बस आपके पास यही आता, लेकिन मोर देन के लिए आपको ये वाली वैल्यू और इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास 0.4772, जैसे पिछले क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी ना, इसमें भी आपको वैल्यू मिलेगी 0.4772। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, आपके पास वैल्यू रह जाएगी 0.0228। अब नंबर ऑफ वर्कर अगर हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर टोटल ले लेते हैं हम x, ठीक है। उसमें से जो 50 जिनको सैलरी 14,000 से ज़्यादा मिल रही थी उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इक्वल्स टू में कितने वर्कर हैं, ये 50 वर्कर हैं। तो यहाँ से इसका डेसिमल आप हटा दो और इसको आप सॉल्व कर दो, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 2192.98, यानी आप इसको लिख सकते हो 2193। तो इतने टोटल वर्कर इसके अंदर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 500, स्टैंडर्ड डेविएशन 120, so what is the value of k so that the interval 500 to k covers 40.32% area of the normal curve, given phi 1.30 equals to 0.9032। तो हमें इसने वैल्यू जो दे रखी है, ये phi 1.30 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.9032। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं phi x phi z, तो इसका मतलब होता है कि हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर इस वैल्यू तक का एरिया कवर कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 1.30, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब उसमें से भी जो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया होता है, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू 1.30। इसकी वैल्यू होती है 0.5। इसको उधर ले जाके आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.4032, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अलावा इसने ये भी दिया था हमें कि अगर 500 से हम k तक की वैल्यू लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 40.32% है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 टू k, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 40.32 यानी 0.4032 आएगा। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लो, या x की वैल्यू को आप z में कन्वर्ट करो। तो अगर हम 500 लेंगे तो हमारे पास मीन भी 500 है, तो z बनेगा 500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो आ जाएगा 0। और दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी k है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे k माइनस 500 अपॉन में 120 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा। k की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है अभी, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू k माइनस 500 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 0.4032। तो इसकी वैल्यू बनेगी 1.30 इज इक्वल्स टू k माइनस 500 अपॉन में 120। 120 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 36, 12 और 3 15। 500 को यहाँ लाके प्लस कर देते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी 656। ऑप्शन बनेगा हमारा सी।
द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैज़ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन रुपीज़ 1800 स्टैंडर्ड डेविएशन रुपीज़ 300। तो मीन आपको दे दिया यहाँ पर 1800 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 300। What is the probability that out of 5 families belonging to this group, at least one family has weekly food expenditure in excess of rupees 21,000? तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है, एक तो हमें 5-1 की वैल्यू दे रखी है 0.84, तो 5-1 का मतलब हो गया प्रॉबिलिटी हमें कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर 1 तक की वैल्यू है 0.84। अब इसमें से भी फिर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था -∞ से 0 तक हम ब्रेक कर देंगे तो वो 0.5 और आपके पास वैल्यू बचेगी 0 से लेकर 1 तक की। 0.5 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 से लेकर 0.34। अब आगे इसमें आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप एटलीस्ट वन फैमिली हैज़ वीकली फूड एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 2100। तो पहले हम इसके हिसाब से निकालते हैं भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2100। अब x की वैल्यू अगर 2100 है तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी। यहाँ पर फार्मूला होता है 2100 माइनस मीन यानी 1800 डिवाइडेड बाय 300। तो ये बनेगी आपके पास z की वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। z लेस देन 1 मतलब 1 से छोटी जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी यानी 0.84 वो माइनस कर दो तो ये आ गया आपके पास 0.16। अगर p हमारे पास 0.16 आ रहा है तो q हो जाएगा 0.84। अब यहाँ पर आगे आपसे इसने पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 फैमिलीज, अगर 5 फैमिलीज हैं तो एटलीस्ट वन फैमिली हैज़ वीकली फूड एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ दिस। तो एटलीस्ट वन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 को फाइंड कर लेते हैं। तो n आपके पास है 5 है यहाँ पर 5c0 और p की वैल्यू है 0.16 इसकी पावर 0 और q की वैल्यू है 0.84 इसकी पावर आ जाएगी 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.84 की पावर 5 को 1 में से कर देना माइनस। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.582। तो हमारा आंसर बनेगा इसमें बी। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कहता है द वीकली वेजेस ऑफ ए 5,000 वर्कर इन ए फैक्ट्री फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। मीन आपको दे दिया इसने 700, तो मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 700, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 50। अब कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर विद वेजेस बिटवीन 660 एंड 720। तो x की वैल्यू अगर 660 से लेकर 720 तक के बीच में है तो इसके हिसाब से आप नंबर ऑफ वर्कर्स आपको बताना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स जिनका वेजेस इसके बीच में है। तो इसको z में कन्वर्ट कर दे। अब z में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास फार्मूला होता है x माइनस x की जगह 660 हो गया माइनस 700 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू बनती है -0.8 और अगर 720 आप रखते हैं तो यहाँ से वैल्यू बनती है 0.4। यानी इसको अगर आप z में लिखेंगे तो -0.8 से लेकर 0.4। अब इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ लो, एक -0.8 से लेकर यहाँ पर z आएगा 0 तक, दूसरा हो गया 0 से लेकर 0.4 तक। तो -0.8 से लेकर 0 हो या 0 से लेकर 0.8 तक हो, क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो दोनों तरफ से बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू होती है 0.2881
0.2881 और 0 से लेकर 0.4 तक की वैल्यू होगी 0.1554। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0.4435। अब नंबर ऑफ वर्कर निकालने हैं जिसका वेजेस इसके बीच में था, तो उसके लिए आप जो टोटल वर्कर है उसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वर्कर थे हमारे पास 5000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4435 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास बनता है 2217.5, यानी आ जाएगा 2218। तो इसमें आंसर बनेगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20th क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है इसमें कहता है कि 50% ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट हैव वेट 60 kg और मोर, यानी 60 kg या उससे ज़्यादा का अगर वेट होता है तो इसकी वैल्यू आपके पास 50%। 50% मतलब 0.5। अब इसको आप Z में कन्वर्ट करो, तो Z में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अब क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको दे नहीं रखा, मीन भी आपको दे नहीं रखा, तो इसको आप सीधा लिख दो Z में Z ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.5। एंड आगे कहता है वेयर इज 10% हैव वेट 55 kg और लेस, यानी 5 kg 55 kg या उससे कम। इसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 10%। तो इसको भी आप Z में कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये बन जाएगा Z लेस देन 55 माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू में 10% का मतलब हो गया 0.1। अब इसके अलावा इसमें और आपको दिया हुआ है कि 5 1.28 की जो वैल्यू है ये है 0.90। तो इसका मतलब ये आपको प्रोबेबिलिटी दे दी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1.28 तक की। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे दी कितनी, 0 पॉइंट, यहाँ पर Z रखो 0.90। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक अगर हम कर देते हैं इसको मान लो हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से लेकर 1.28। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की वैल्यू हमारे पास 0.5 होती है, तो यहाँ 0.5 रखते हैं। इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.4। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने ये निकाला था Z ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ रहा है 0.5। तो 0.5 जो वैल्यू आती है वो Z की वैल्यू जब 0 होती है तब आती है, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी, इसका मतलब जो 60 माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन 0 के बराबर होगा। यहाँ से आप इसको उधर लेके जाएंगे 0, यानी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 60। अब इस वैल्यू का यूज़ करेंगे आप यहाँ पर हमने रखा, तो ये बनेगा P Z लेस देन 55 माइनस 60 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.1, यानी यहाँ से आ जाएगा -5 लेस देन -5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 0.1। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लिख लेते हैं P0 में से PZ इक्वल्स टू 0 में से आपको माइनस कर देना है P, जो Z की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर 1 तक के बीच में 0 तक के बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से P0 की वैल्यू होती है 0.5। इस 0.5 को आप उधर लेके जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, और 0.5 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, यहाँ से -0.4 आएगा, यहाँ से माइनस, इसको आप कैंसिल कर देना, तो P -5 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0.4। अब हमारे पास वैल्यू इसकी भी 0.4 थी, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे
तो ये z की वैल्यू लेस देन 1.28 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। यानी इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो -5/∞ की वैल्यू 5 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये बराबर होगी 1.28 के। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको और इसको अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे 5 में सिग्मा इक्वल्स टू 1.28 आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, आ जाएगा 5 में 1.28। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्योंकि निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस में इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी 5 में 1.28 का स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने पर हमारी वैल्यू आ रही है 15.258। तो हमारा जो आंसर बनेगा 15.25, तो इसके क्लोज वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिनिश हो जाती है। तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।